स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जो सक्षमता परीक्षा 2 होने वाला है उसके लिए जो हिंदी के जो है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए, जो कि आप लोग को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगा। तो आप लोग को वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है। कहीं पे किस तरह का डाउट होगा तो आप लोग को कमेंट में पूछ लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना टाइम को गवाए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए पी प्लस ताम्बर, ऑप्शन बी है पीताम प्लस र, ऑप्शन सी है पीत प्लस अंबर और ऑप्शन डी है पीताम प्लस बर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीत प्लस अंबर। यानी कि ये दोनों को जब एक साथ कीजिएगा, ठीक है, यानी कि जब संधि कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पीताम्बर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका जो है एनालिसिस भी देख लेते। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद जो है पीत प्लस अंबर है। यह जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। यह जो है जब हर्ष या दीर्घ, जैसे कि हर्ष या दीर्घ किसको बोलते हैं, तो अ छोटी ई छोटा उ री के बाद वे ही स्वर या दीर्घ स्वर, जैसे कि अ ई छोटा उ री स्वर आए तो दोनों मिलकर जो है क्रमशः जो है आ बड़ी ई बड़ा उ री हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि शिव प्लस आल, यानी कि शिवाल, ये भी जो क्या है, ये भी जो है दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। जैसे कि विद्या प्लस अर्थ, यानी कि विद्यार्थी। तो यहाँ से आप लोग जो है इस दोनों को भी जो है देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नाविक शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है नौ प्लस इक, ऑप्शन बी है ना प्लस विक, ऑप्शन सी है नावी प्लस क और ऑप्शन डी है न प्लस अविक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नौ प्लस इक। इसका भी एनालिसिस करें तो देखिए जो नाविक शब्द का जो संधि विच्छेद है वह क्या है, नौ प्लस इक है। यह जो है अयादी संधि का उदाहरण है। यदि ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या होता है, ए का जो है अय और ए का जो है आय और ओ का जो है औ और औ का जो है आओ हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ने प्लस अंत हो जाएगा नयन, नय प्लस अक्त हो जाएगा नायक। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है प्रा प्लस ती प्लस एक, ऑप्शन बी है प्रत्यय प्लस एक, ऑप्शन सी है प्राय प्लस एक और ऑप्शन डी है प्रति प्लस एक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रति प्लस एक। ये दोनों को जब एक साथ कीजिएगा तो हो जाएगा प्रत्येक। ठीक है, इसका भी एनालिसिस देखें तो देखिए जो प्रत्येक का जो संधि विच्छेद है वो क्या है, प्रति प्लस एक है। यह जो है गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, यदि अ आ के बाद अगर छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ तथा री आए तो दोनों मिलकर जो है क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। जैसे कि देव प्लस इंद्र तो हो जाएगा देवेंद्र, महा प्लस उत्सव तो महोत्सव। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो आप लोग को ये पता ही होगा क्या बोलते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए दिया हुआ है स्वर संधि, ऑप्शन बी दिया हुआ है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी दिया हुआ है विसर्ग संधि और ऑप्शन डी है उपसर्ग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यंजन संधि। यानी कि जब व्यंजन वर्ण के साथ जब कोई स्वर या व्यंजन मिलता है तो क्या होता है, व्यंजन संधि हो जाता है। यानी कि व्यंजन संधि का जो डायरेक्ट जो है या डिफिनीशन ही दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसकी विशेषता की बात करें तो देखिए जो व्यंजन वर्ण के साथ जो है स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि बोलते हैं। यानी कि जैसे कि बताया है कि जो डायरेक्ट इसका जो है डिफिनीशन जो है छाप दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि उत प्लस चारण तो क्या हो जाएगा, उच्चारण, वाक प्लस मय तो वाग्मय हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे डैश कहते हैं। ऑप्शन ए है स्वर संधि, ऑप्शन बी है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी है विसर्ग संधि और ऑप्शन डी है समास संधि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विसर्ग संधि। क्योंकि यहाँ से आप लोग देख ही रहे कि जो विसर्ग के साथ, यानी कि जहाँ पे विसर्ग के साथ अगर कोई स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे विसर्ग संधि बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप लोग इसको भी रिकवर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे डैश समास कहते हैं। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है द्वंद्व और ऑप्शन डी है बहुब्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, इसमें जो है दोस्तों दिया नहीं है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अव्यय भाव। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए जिस शब्द का जो है प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि यथाशक्ति, यानी कि शक्ति के अनुसार, ये क्या हो जाएगा, अव्यय भाव हो जाएगा। तो यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अव्यय भाव। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है इसका जो आयोग ने जो है इसका जो आंसर है वो बहुब्री दिया है, जो कि गलत है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसका जो है अव्यय भाव मारिएगा। ठीक है, जब आएगा तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है,
चतुरानन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है बहुव्रीहि और ऑप्शन डी है अव्ययीभाव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहुव्रीहि। देखिए जो चतुरानन में जो है बहुव्रीहि समास है, ठीक है। चतुरानन का जो है विग्रह है चार है आनन यानी कि मुख, आनन मतलब होता है मुख, जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो तब उसे जो है बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि चतुर्भुज यानी कि चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, ठीक है। यानी कि इसमें जो है जिसकी बात होगा उसका जो है जो वर्ड दिया हुआ रहेगा उसका बात नहीं होगा, इससे जो है दूसरा मीनिंग निकलेगा, उसी को बोलते हैं क्या कि बहुव्रीहि समास। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रतिकूल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्विगु, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है कर्मधारय और ऑप्शन डी है अव्ययीभाव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अव्ययीभाव समास है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रतिकूल जो है, प्रतिकूल का जो समास विग्रह है वह है कुल के अनुसार जिस समासिक पद का पूर्व पद यानी कि पहला पद जो है प्रधान होता था, सामाजिक पद यानी कि अव्यय हो, उसे जो है अव्ययीभाव समास कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है बहुव्रीहि, ऑप्शन सी है तत्पुरुष और ऑप्शन डी है अव्ययीभाव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्मधारय। देखिए जो देव जो महान है यह जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है, जिसका पहला पद जो है विशेषण और दूसरा पद जो है विशेष से अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद जो है उपमेय हो तो वह जो है कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कि नील कमल यानी कि नीला है जो कमल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दे। जैसे कि भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलों और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। तो दोस्तों ये जो है गद्यांश है, इसको जो है पढ़ के आंसर देना है, ठीक है। तो आप लोग को जो क्वेश्चन यहाँ से बनना स्टार्ट है। जबकि सबकी प्रिय है भारत माता फसलें और पके फल किसकी देन है? ऑप्शन है नदियों की, ऑप्शन बी है पहाड़ों की, ऑप्शन सी है मिट्टियों की और ऑप्शन डी है लोगों की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नदियों की। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जो है फसल और पके फल जो है नदियों की देन है, ठीक है। तो इसे आप लोग जो है गद्यांश को जो है वीडियो को पॉज करके जो है पढ़ लीजिएगा, फिर इसका जो है आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए है स, ऑप्शन बी है सु, ऑप्शन सी है सब, ऑप्शन डी है पुत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी दोस्तों गद्यांश वाला ही दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित की भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, पर हित ही सच्ची मानवता है, यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से या तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराशा व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपहार किया। यही मानवता का जो है प्रमुख धर्म है। सामाजिक शब्द में पढ़ते हैं तो इसका जो ऑप्शन ए है इक, ऑप्शन बी है क, ऑप्शन सी है जिक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा परहित के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना, ऑप्शन बी है संकट में छोड़ देना, ऑप्शन बी है कुमार पर भोज भेजना और ऑप्शन डी है डी अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों वीडियो पॉज करके जो है इस गद्यांश को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए, दो न्याय अगर दो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दो दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा सो देखिए, यानी कि उल्टे हरि को बांधने चला जो था अशांत साधने चला।
यहाँ पे जो है जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। परिजन में उपसर्ग है। ऑप्शन ए है प, ऑप्शन बी है परी, ऑप्शन सी है जन और ऑप्शन डी है परा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि परी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा न्याय का विलोम है। ऑप्शन है अचल, ऑप्शन बी है अज्ञान, ऑप्शन सी है अन्याय और ऑप्शन डी है इंसाफ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अन्याय। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा शब्दों के सार्थक मेल को कहते हैं। ऑप्शन ए है वर्ण, ऑप्शन बी है शब्द, ऑप्शन सी है क्रिया और ऑप्शन डी है वाक्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वाक्य। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप कल कहाँ गए थे, किस वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन बी इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक वाक्य और ऑप्शन डी है संकेतवाचक वाक्य। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पे दोस्तों यहाँ जो है प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिया हुआ है और यहाँ से लग भी रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप कल कहाँ गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन, अगर आप लोग इसको जो है डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके जो है इसका जो है एनालिसिस भी दिया हुआ है, तो आप लोग जो है वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य बताए। प्राण निकल गया, लता मेरी लड़की है, मुझे घर जाना है, वह छत पर से गिर गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुझे घर जाना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाए कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद है। ऑप्शन ए 3, 2, 5, 6। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस समाज में उत्तर पद प्रधान होता है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास और ऑप्शन डी है अव्ययभाव समास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़ों में कौन सा जोड़ सही है। ऑप्शन ए है दाता दानी, ऑप्शन बी है भेड़ बकरी, ऑप्शन सी है लेखक कवि और ऑप्शन डी है ब्राह्मण ब्राह्मणी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्राह्मण ब्राह्मणी, यानी कि डी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन ए सुंदर सुंदरतम सुंदरतम, ऑप्शन बी है सुंदरतम सुंदर सुंदर सुंदरतम, ऑप्शन सी है सुंदरतम सुंदर सुंदरतर, ऑप्शन डी है सुंदर सुंदरतम और ऑप्शन ए सुंदरतर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुंदर सुंदरतर और सुंदरतम। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दिन कटना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है दिन बिताना, ऑप्शन बी है रात बिताना, ऑप्शन सी है शाम बिताना, ऑप्शन डी है समय बिताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि समय बिताना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन ए नगर में छोरा गुम हो जाना, ऑप्शन बी है नगर में शोर मचाना, ऑप्शन सी है नगर में घूमना और ऑप्शन डी है वस्तु के पास होने पर भी चारों ओर से उसे ढूंढना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए बेफिक्र होना, ऑप्शन सी है फिक्रमंद होना, ऑप्शन सी है घोड़ा बेचकर सोना खरीदना, ऑप्शन डी है चिंतित होना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेफिक्र होना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए घर में सांप निकला, ऑप्शन बी है कपटी मित्र, ऑप्शन सी है सच्चा मित्र और ऑप्शन डी है सांप मारना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कपटी मित्र। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है बांधा उत्पन्न होना, ऑप्शन बी है कांटा चूमना, ऑप्शन सी है मायूस होना और ऑप्शन डी है बाधा दूर होना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाधा दूर होना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन ए है भारी विपत्ति आना, ऑप्शन बी है संकट टलना, ऑप्शन सी है पहाड़ का घूमना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारी विपत्ति आना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है चादर ओढ़कर सोना, ऑप्शन बी है चादर से पैर ढकना, ऑप्शन सी है कंजूस होना और ऑप्शन डी है आय से अधिक व्यय करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आय से अधिक जो है व्यय करना, यानी कि ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन ए भूकंप आना, ऑप्शन बी सुनामी आना, ऑप्शन ए धैर्यवान रख बनाना, ऑप्शन सी विचलित होना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विचलित होना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए है शुभ नक्षत्र आ गया, ऑप्शन बी है संतोष को क्षमा कर दो, ऑप्शन बी यमुना का पानी गंदा हो गया, ऑप्शन डी है शाम को सब्जी लेने जाना। इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संतोष को क्षमा कर दो। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए है रेडियो की उत्पत्ति किसने की, ऑप्शन बी है हमारे देश के लोगा मेहनती है, ऑप्शन सी है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, ऑप्शन
डी है मुझे बाजार जाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि रेडियो की उत्पत्ति किसने की। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए किसान के खेत में जंगली जानवर आ गए। ऑप्शन बी यहाँ गाय का ताज़ा दूध मिलता है। ऑप्शन सी है वह हाथी पागल हो गया। ऑप्शन डी है खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। एक गलत बात है दोस्तों, यानी कि ये जो है अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वह खाना खाएगा, उसने जैसा किया मैंने नहीं कर सकता। ऑप्शन सी विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है। ऑप्शन सी भिक्षारी को थोड़े चालब दे दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है। ऐसे तो यहाँ से जो है चालब नहीं चावल हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए जैन साहित्य प्रकृति में लिखा गया है। ऑप्शन बी पेड़ पर कोयल कूक रही थी। ऑप्शन सी वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। ऑप्शन डी मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है। ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध। ऑप्शन बी क्रिया पदबंध। ऑप्शन सी है समास पदबंध और ऑप्शन डी है विशेषण पदबंध। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आप लोग के ऊपर छोड़ देते हैं, इसको जो है कमेंट में बताइएगा। अगले वीडियो में जो है हम इसका जो है आंसर बता देंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जितना कवर करा है उससे आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा। कहीं पे किसी तरह का डाउट हुआ होगा तो आप लोग कमेंट में पूछेगा। तो फिलहाल कितना ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।